वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, नवाज लीग के बयानिए से मुतल्लिक उनकी अपनी पार्टी में तकसीम तो है, और कल बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच के पार्टी से राहें जुदा करने के ऐलान से ये बात आया भी हो जाती है। वो कि PMLN का मौक़िफ़ है कि दोनों रहनुमा पार्टी से पुराने इख्तलाफात के सबब अलग हुए हैं और उनके जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ के बयानिए पर PDM में कोई तकसीम है या नहीं, इस पर बिलावल भुट्टो के BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद सवालात उठ रहे हैं। ताहम आज PDM की मीटिंग के बाद मौलाना ने खुलकर नवाज शरीफ के बयानिए की हिमायत पर पूछे गए सवाल पर काफ़ी गुस्से से जवाब देते हुए क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं। तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया। ये कोई मसला नहीं है हमारे नज़र। मैं करता हूँ, आगे आगे आप देखें, ये कोई मसला नहीं है। क्यों मसले को मसले बना रहे? हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फर्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। अब इस गुफ्तगू से क्या यही समझा जाए कि आने वाले दिनों में PDM इल्ज़ामात में मज़ीद शिद्दत लाएगी? लेकिन इल्ज़ामात क्या PDM की मजबूरी जिम्मेदारी नहीं है कि महज इल्ज़ामात से आगे बढ़कर अपनी बातों के शवाहिद अवाम के सामने लाए? इस तरह से इदारों और उनके सरबराहों का नाम लेने से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये वो टॉपिक है जो अपने पहले सेगमेंट में हम जिस पर डिस्कशन करेंगे। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इनके प्रोग्राम जो है वो सुनते रहते हैं। साथ ही साथ अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस साहब, आपने ज्वाइन किया, और कुछ ही देर में हमें साबिर शाकिर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तो भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। आपने आज देखा कि मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो सवालात उनसे किए जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिलावल भुट्टो साहब का पिछले 2-3 दिन से इंटरव्यू जो है वो कोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है PDM में फूट पड़ गई। तो मौलाना साहब आज काफ़ी डिस्टर्ब्ड नज़र आए, डिस्टर्ब्ड और उससे ज़्यादा इरिटेटेड नज़र आए। और हस्बे मामूल तमाम, मेरा ख्याल है, जिससे भी अगर मनपसंद सवाल ना हो तो सबसे आसान जवाब लोगों के पास होता है कि जी मीडिया इसको ट्विस्ट करके जवाब देता है, मीडिया इसको ट्विस्ट करके दिखाता है, सारा कुछ मीडिया का कसूर है। क्या आप समझते हैं जो ये सवालात किए जा रहे हैं PDM की फूट पर, या PDM में जो राहें शायद जुदा हो रही हैं या चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाई जा रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ मीडिया दिखा रहा है या वाकई ही इसमें कुछ हकाइक भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपकी वजह से अवैध तो ही सबको मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। इतने बड़े आदमियों के साथ आपने बैठा दिया मैं कमज़ोर आदमी को। आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो मीडिया टॉक की, कहते हैं खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। आपकी उनका चेहरा बता रहा था, उनकी गुफ्तगू उनका साथ नहीं दे रही, उनकी ख्वाहिश के बरक्स काम हो रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहे। जो एक मीटिंग उन्होंने गालबन जुमेरात को की वो भी नाकाम गई। इनफैक्ट मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और मसरूफ़ है तो मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब हैं, और उनकी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार है। गर्द चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है, खुसूसन बिलावल हाउस में। बिलावल उन्हीं के कहने पे गिलगित बल्तिस्तानिया गए, उनके लिए खुशखबरी भी है। तो मौलाना साहब अपनी बात तो छोड़ें, मौलाना साहब तो अपनी जो डिमांड उन्होंने परसों रात नवाज शरीफ को की है कि जी पहले भी आपने मुझे चीट किया, अब भी आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले आप रिज़ाइन दें। नवाज शरीफ का बयानिया तो बहुत दूर की बात है। नवाज शरीफ का बयानिया PDM ने साथ क्या चलाना है? मैं कह रहा हूँ नून लीग में नहीं है। एक ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है। नून लीग में 2 साबका वज़रा ने मुझे मेरी खुद आज उनसे बात हुई है मोहतरम से, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब खुद तो बाहर पहले भी भाग गए थे, अब भी चले गए, हमें मरवाएंगे। उनका ख्याल है पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट मूव कर रही है, काफ़ी हद तक अपना कर चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान गुस्से में भी आएंगे, कहते हैं कि जी पॉलिटिशियन का नाम लेना चाहिए। हाँ, नाम लेना चाहिए, बुराई नहीं। नाम किस तरह ले रहे हैं
اور کس کے لیے لے رہے ہیں, کس انداز میں لے رہے ہیں. مولانا صاحب کشمیر کمیٹی چھین گئی تو آپ تو غصہ ہی کر گئے. یہ تو وہی صاحب ہو گیا, ایک خالہ شہیدہ تھی ہمارے ادھر لاہور میں, اس نے محلے میں کمیٹی ڈالی, ایک میری طرح غریب آدمی نے بھی ڈالی, اویس صاحب سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے کمیٹی دیتا رہا. آخری دن جب میں گیا تو وہ تالا لگا ہوا تھا, اس نے کہا جی خالہ شہیدہ چھٹ گئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ ہوا 2018 میں, وہ بیچارے اپنی طرف سے اسمبلی میں جانے کے لیے گئے, ان کو خالہ شہیدہ ٹکر گئی, وہ آگے انہوں نے پتا چلا آپ کو تو حلقے کے لوگوں نے ہار گئے ہیں. چلے تو وہ خالہ شہیدہ کو ڈھونڈے. فی الحال پی ڈی ایم میں اتنی جان نہیں ہے, پی ڈی ایم میں جان نہیں ہے. میں ذرا اویس صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کے جاتی ہوں. اویس صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں آج مولانا کی جو پریس کانفرنس تھی, یا یہ میری صرف اسیسمنٹ ہے, ہی لکڈ ویری ڈسٹربڈ اینڈ اریٹیٹڈ, اور صحافیوں نے جب سوال کیے تو اس کے بعد ایک دو سوال کے بعد انہوں نے کہا جی اس موضوع پہ اور سوال نہیں ہوں گے, اور آپ لوگوں نے اس کا مسئلہ بنایا ہے. سر, یہ واقعی میڈیا نے مسئلہ بنایا ہے, یا یہاں پہ ہے کچھ مسائل ہیں, پی ڈی ایم کے اپنے مسائل ہیں, اندرونی مسائل ہیں, ایک پیج پہ نہیں ہے پی ڈی ایم؟ نہیں دیکھیں, ہماری ظاہری بات ہے کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے کافی جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے. یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جھنجھلاتے ہیں اور سوالات کے جوابات نہیں دینا, یہ ان کی عادتوں میں شامل نہیں ہے. گھما کے جواب دیتے ہیں, الفاظ کا چناؤ, چونکہ ان کا ظاہری بات ہے خطاب جو گفتگو کا انداز ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک مولوی والا ہے, تو بڑا لفظوں کا چناؤ بڑا تول کے کرتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. وہ آج جلائے ہوئے لگ رہے تھے جب رپورٹرز نے بار بار سوال کیے. ظاہری بات ہے سوال تو ایک جسٹیفائیڈ تھا, اور اگر انجسٹیفائیڈ بھی سوال ہوگا تو آپ جرنلسٹوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کافی کچھ دال میں کالا ہے. جس طرح آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ باہر کوئی دال میں کالا ہے. میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پی ڈی ایم کی جب آج میٹنگ ہوئی اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی کہ نام نہیں لینے چاہیے تھے سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید صاحب کا, جو نواز شریف صاحب نے اپنے گجرانوالہ اور پھر کوئٹہ کے خطاب میں دونوں ایڈریسز میں بات کی. ان کو اس بات پہ تھا, اور دوسرا اے این پی کے جو رہنما تھے انہوں نے بھی اس بات پہ کیا. دیکھیں, جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے تو ایک بڑا سیاسی پتہ کھیلا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس بھی کر دیا. جو حریف جماعت تھی ماضی کی نون لیگ, اس کو الگ کیا کہ بھائی دیکھیں آپ کا جو ڈائریکٹ جو ہیڈ آن کرنے کا ہے, کولیجن کا ٹکراؤ کی جو آپ چاہ رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو سکتی. دیکھیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اس کی تعریف میں جائیں گے تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ واٹ از اسٹیبلشمنٹ. لیکن ہم اور آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, بھٹی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, تو یہی طے ہوا تھا پی ڈی ایم میں جس کا آج بار بار یہ ذکر کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام پر صرف نام پہ ہی مسئلہ نہیں ہے, نام کے پیچھے جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اس پہ مسئلہ ہے. اور یہ اندر بھی بات ہوئی ہے پی ڈی ایم کے کہ جب نواز شریف صاحب سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ آئی ایس آئی چیف کا نام لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نیگوسیشن کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں دے رہے. مطلب ہے کہ جب آپ پالیٹکس کی تو نفی کرتا ہے, پالیٹکس میں تو فلیکسیبلٹی ہے, پالیٹکس میں ریجیڈیٹی نہیں ہے, اس میں ایک لچک ہوتی ہے. تو آپ نیگوسیشن کی بات کریں, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, جو بلاول بھٹو نے بی بی سی فرحت جاوید کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی. تو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کریں, ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا ہی سامنے بات رکھی ہے کہ دیکھیں سندھ کے اندر ہمارا اقتدار ہے, ہم ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں چاہتے. گلگت بلتستان میں اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ 20 روز سے جو بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ موجود ہیں, تو اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے میں اور آپ, بھٹی صاحب, ہم سارے لوگ یا اور جتنے بھی میڈیا ٹاک شوز ہیں اس میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سکڑ گئی ہے اور سندھ کے دیہی علاقوں تک محدود ہو گئی ہے. تو اگر سندھ کے صحراؤں سے اور میدانوں سے لے کے گلگت بلتستان کا, ایک اور بات سمجھنے کی, آپ خود گلگت کا بھی ٹور کر کر آئیں گے کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونا اٹس بٹ نیچرل, ایک لازمی ہے, قدرتی بات ہے. سنکیانگ پروونس کے ساتھ لگا ہوا ہے,
कश्मीर का मसला जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ सरहद मिल रही है, लद्दाख के साथ मिला हुआ है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी जो बातचीत है या कुर्बत है वो नेचुरल होती है। अगर वहां पर पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो इस वजह से मैं समझता हूं कि पीपीपी के स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पीडीएम में दरारें पड़ गई हैं और पीडीएम बिल्कुल ढेर हो गई। नहीं, लॉट टू बी सीन इन द कमिंग वीक्स, और बड़ा टेस्ट जब होगा जब ये खुद अपने तय नून लीग इस एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर लोगों को सड़कों पे निकालने के लिए लेकर आएंगे, तो वो देखने का मौका होगा और बड़ा इम्तिहान होगा। राइट, मैं ज़रा भट्टी साहब की तरफ भी चलती हूँ। भट्टी साहब, इस वक्त अवैस साहब तो ये बात कर रहे हैं कि पीडीएम जो है, पीडीएम इज़ नॉट ओवर, अभी लॉट मोर इज़ टू कम, लेकिन आज मौलाना साहब ने कुछ आगे के एजेंडा के बारे में बात की। थोड़ा सा आप दोनों से उस पे जो है वो डिस्कशन चाहूँगी। प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए, मौलाना साहब ने 13 नवंबर के हवाले से जो है वो बात की, अगर वो सुनवा दीजिए। 13 नवंबर स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा जिसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़िक़ा मिसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी। तमाम पार्टियों की तजावीज़ के इश्तराक के साथ एक मुत्तफ़िक़ा मिसाक तय कर लिया जाएगा। 14 नवंबर इस्लामाबाद ही में सरबराही इजलास होगा जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात को हतमी शक्ल देगा। अच्छा भट्टी साहब, अब मेरा ये ख्याल था कि सितंबर के एंड में जो एपीसी हुई उसमें वो 26 नुकात जो आए वो पीडीएम का रेजोल्यूशन था, वही आपका एक रोड मैप था। अब मौलाना बात कर रहे हैं कि जी मुत्तफ़िक़ा मिसाक आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो अभी तक आयरन आउट नहीं हुई, या ये जो नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ बिलावल को सरप्राइज और धचका नहीं दिया बल्कि बाकी सब भी जो है वो काफ़ी सरप्राइज और उनको भी काफ़ी धचका लगा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसका मतलब कि नई आ गई हैं यहाँ पे। मारिया देखे, जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती जितना मैंने देखा है। अगर जलसे जुलूसों से जाया करती, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी होती, तो 2014 में 126 दिन का धरना हिस्ट्री में इतना एहतजाज नहीं हुआ। ये तो बात आप छोड़ दे। तो आज इन्होंने जलसा, आज जो पीडीएम का था उसमें फैसला क्या हुआ, 13 और 14 को फिर इजलास होगा। आप 26 निकाती एजेंडे में एपीसी में एक डिसाइड कर लेते हैं, तो आज की 3 घंटे की गुफ्तगू में आपने फिर अगली तारीख दे दी। इसका मतलब है कि आप में बहुत ज्यादा दराड़े हैं, आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। मौलाना साहब रजाइन मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है भाई सिंध हुकूमत हमारे पास है, वफाक में हमारी अच्छी खासी अक्सरियत है, हम सेनेट में भी जीत सकते हैं। नून लीग के पास कुछ नहीं है, उसका पूरा खानदान अंदर है, या जलंधर है या कलंदर है, लंदन है। मतलब है मौलाना फजलुर रहमान के पास कुछ नहीं है। मुझे बताएं कि पीडीएम चाहती क्या है, इनका नैरेटिव है क्या? नवाज शरीफ कहते हैं कभी खुद ही कि इमरान खान मेरे लिए मैटर नहीं करते, हमारा तो इससे मुकाबला ही नहीं है। आर्मी चीफ को वो नाम लेके तनकीद करते हैं, डीजीआईएससी को नाम लेके तनकीद करते हैं। तो क्या इंडिया से अगर गुफ्तगू करेंगे, अगर कोई मुज़ाकरात की बात आती है फिर करेंगे किससे? मुझे बताएं। वो हुकूमत को भी उन्होंने अलग कर दिया, फौज को भी कंट्रोवर्सी में डाल दिया। तो क्या मुझे बताएं, अब ट्रंप तो इलेक्शन हार गया है, चलो वो इनके माइंडसेट का था मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये अभी लाहौर का आ जाएगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून में बहुत ज्यादा इख्तलाफात इमरान नवाज शरीफ साहब के बयानिए से है। इवन के मरियम ने मोहम्मद जुबैर को डांट दिया कि मेरा एक तर्जमान ये कहता फिर रहा नहीं, मैंने कहा घिराव करूंगा, मैं घिराव करूंगा। तो जब घर में नहीं है तो भाई आप लोगों को साथ कैसे लेके चलेंगे? मरियम ने गालिबन लिस्टें भी मांग ली हैं। नहीं है भट्टी साहब, ये आपके पास बल्कि इंफॉर्मेशन भी होगी, मरियम ने गालिबन लिस्टें भी मांग ली हैं कि वो कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ की तकरीर से या बयानी से इख्तलाफ करते हैं पार्टी में, लिस्टें भी दे दीजिए। देखिए मरियम तो फिर सबसे पहले चचा का नाम लिखे ना मोटा सा करके। हुसैन नवाज ने 4 दिन पहले मरियम को फ़ोन किया और कहा कि आपसे चचा बड़े नाराज़ हैं। फिर नवाज शरीफ साहब से बात कराई, इख्तलाफ कर सकते हैं, तरदीद कर सकते हैं। फिर नवाज शरीफ के कहने पे ये उनको मिलने गई। तो गुजारिश ये है, मैं कह रहा हूँ, आप कह रही हैं लिस्टें मांग ली, वो इनके पास लिस्टें रह जानी है, बंदे है कि नहीं,
कहते ने ना चौधरी इफ्तिखार तेरे जार नसार बेशुमार, इनका ये वो होना तेरे जार नसार मरियम जिथे लब्बा के दे के मार। वो इनके पास लिस्टें नहीं है। हुकूमत में अरबों रुपया पकड़ा गया है करप्शन का, उसको बचाने की जंग है। और इमरान हाँ बदकिस्मती से डिलीवरेंस 0/0/0 और करप्शन में भी इजाफा। वो हुकूमत से चिमटे लेने के लिए जंग लड़े हैं, वो एहतसाब से बचने के लिए लड़े हैं। अवाम बेचारी हम दही पे खा रहे हैं, हमारा क्या है। अवैस तो सब इस्लामाबाद में ठंड जाए कर रहे हैं, मैं लाहौर में आपकी नौकरी कर रहा हूँ। तो ये छोड़े, अवाम मैटर नहीं करती, ये हुक्मरान का पेट नहीं भरता। गरीब आदमी तो एक वक्त की रोटी नहीं खाती, डिस्प्रिन नहीं खा सकता, साफ पानी नहीं पी सकता। और ये मरियम तो पीती फ्रांस का पानी है। बिलावल साहब भी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, अवैस तो इस वो भी फ्रांस का पानी पीते हैं। या ना हमारे स्कूल इनके स्कूल, ना हमारे हस्पताल इनके हस्पताल, ना हमारे घर इनके घर, ना हमारा खाना इनके घर, ना हमारा इलाज इनके इलाजों की तरह। हम एक अलग मखलूक हैं, ये चंद खानदान अलग मखलूक हैं। ठीक है, बड़े बड़े जलसे कर लेंगे तो कर लें, अच्छी बात है, ये इख्तिलाफ़े राय जिंदा कौमों की निशानी है। अच्छा, मैं यही पॉइंट जो है जो ये मौलाना ने आज जो नया रोड मैप 13 और 14 का दिया है, अवैस वहीद साहब, परहैप्स पीडीएम इज़ नॉट ओवर लाइक यू सेड, बट लुक्स लाइक कि बार बार जो है दे आर हिटिंग स्नैग्स और दिस मे लीड टू अ फेटल एक्सीडेंट। क्या आप समझते हैं ये आगे आपका ख्याल है चल पाएगी? क्योंकि अगर 26 नुकात दे दिए थे एंड ऑफ सितंबर, उसके बाद 3 जलसे भी हो गए, अब दोबारा जो है वो मिसाक बनाने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ऑल इज नॉट वेल इन पैराडाइज। देखिए, एक तो जाहिर बात है कि हमारे यहाँ जो भट्टी साहब का जो तर्ज गुफ्तगू है, ये तज्जिया है, वो आम जो लोग हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी भी करता है। और खुद जाहिर बात है कि ग्राउंड से सारी रिपोर्टिंग करते हुए आए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि उनका तज्जिए के अंदर एक अवामी एक रंग भी आपको है। तो मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ अगर इनसे इख्तलाफ भी मुझे किसी पॉइंट पे होता है। मुझे लगता है कि देखें, पीडीएम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट मारिया, देखें जब एक जमातों का एक मजमुआ है, जमातों का एक गुलदस्ता है, और ये बात तो है कि समझौतों मजबूरियों की बुनियाद पे अलायंस बना है, हम और आप इस पे बहुत तजिया कर सकते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जैसे अभी इंतखाब हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग अपनी सीट उठा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीट दे देगा? कोई इंतखाबी तो अलायंस नहीं है। तो जाहिर बात है आप अभी जनरल इलेक्शन कर दे, फिर देखें जो इनके आपस में लड़ाइयां होंगी और जलसों में जो बात होगी, तो इख्तिदार की पॉलिटिक्स से ये तो क्लियर बात है। लेकिन जो मुझे लगता है, देखिए एक तो हुकूमत जो है वो स्पेस दे रही है, और हुकूमत स्पेस दे रही है अपनी उनके वज़रा, उनके मुशीरान जो है इमरान खान साहब के, उनकी जबान, तर्ज़े गुफ्तगू जो है, किस तरह मरियम साहिबा को निशाना बनाया है, ये गंडापुर साहब जो हैं किस तरीके से नकल करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, आपको अल्लाह ताला ने मैंडेट दे के इस मुमलिकत, इस रियासत की किस्मत का फैसला करने के लिए बिठाया, या आपका इन रिवायती जमातों का जिनको आप लुटेरे और चोर कहते हैं उनकी नकलें उतारने के लिए है? शुबली फराज साहब हो चाहे कोई साहब हो, उनका अपनी अपनी वजारतों से ज्यादा काम यह है कि इनके सुबह से लेकर रात तक जवाब देते हैं। सियासी जबान के अंदर जवाब देना ठीक है, लेकिन बदतहजीबी के अंदर जवाब देना, ये मेरे ख्याल में उनके काउंटर प्रोडक्टिव है और बैकफायर कर रहा है। जो लोग नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर कहीं पे उनको कोई एलर्जी भी होगी, कोई शिकायत होगा, कोई गिला होगा, वो इनकी जबान देख के उधर चले जाएंगे, न्यूट्रल कम से कम हो जाएंगे। तो इनको ये समझ में नहीं आ रही। दूसरी की माफी, अगर इसी पे थोड़ा आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, जहाँ बात कर रहे हैं कि इनकी जबान देख के जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, वो नहीं इनका रुख नहीं करेंगे, बट सर हमारी तो पॉलिटिक्स का अपार्ट फ्रॉम पीपल्स पार्टी बाकी तो सारी जमातें इसी तरह की पॉलिटिक्स करती हैं। मैं माजी 90 की दहाई में नहीं जाती, आप अगर अभी देख लें, माजी करीब में देख लें कि किस किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाती है बुशरा बीबी के लिए, या फॉर दैट मैटर शीरी मज़ारी साहिबा को क्या कहा गया, या मुराद सईद की बहनों के बारे में क्या कहा गया, तो वो मेरा ख्याल है वो तो ज़बान, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। ये आप बात करें शायद मौजूद माशरों में शायद ये होता होगा। लेकिन मारिया देखिए, जब एक पोलराइज सोसाइटी है, एक डिवाइडेड सोसाइटी है, एक गैर रिवायती जमात तहरीक इंसाफ आई है, तो उसको फर्क तो आना चाहिए था ना। नून लीग की अगर तलाल चौधरी या दानियाल अजीज या उनकी जबान अगर खराब थी,
تو ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی زبان خراب کریں اور انہی جیسے لوگوں کو آگے کریں. تو پھر روایت اور غیر روایت کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ میں کیا فرق ہو جائے گا، دوسروں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ تو آپ کو تو نوجوان لڑکے لڑکیوں نے آپ کو ووٹ دیا، پہلی دفعہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کو ووٹ دیا. آپ سے امیدیں توقعات تھیں. یہ کس طرح کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا نیریٹو صبح سے لے کے رات تک بنا رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں پرائز ہائیک وہ ہے، انفلیشن کا حال دیکھ لیجئے، ان امپلائمنٹ کا حال دیکھ لیجئے، کووڈ-19 کا بالکل امپیکٹ ہے اکانومی پہ، پرانی ماضی کا بھی بیگیج ہے. لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 5-6 آئی جیز آپ پنجاب کے بدل دیں، چیف سیکریٹریز بدل دیں، 2-3 آپ انفارمیشن منسٹر بدل دیں، 2 فائنانس منسٹر بدل دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لڑکھڑا رہے ہیں گھر میں. اور آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو اور ہم پہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ نہیں جی آپ تو کہیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ اب 2.5 سال ہو گئے ہیں تو آپ اپنا قبلہ صحیح کریں، آپ سمت صحیح کریں. حکومت نہیں جانے والی، اسٹیبلشمنٹ نئی ان کی پرائرٹی پہ نہیں ہے. افغانستان کو مسئلہ ہو، چاہے وہ انڈیا کی ٹینشن ہو، چاہے وہ انٹرنل مسائل ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی حکومت کے اندر تبدیلی آئے، سب میں تبدیلی آئے. لیکن اگر یہ اسپیس اسی طرح دیں گے اور یہ دیتے رہیں گے تو پی ڈی ایم کو وہ اسپیس ملتی رہے گی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا جلسوں کی خاصی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت زیادہ دراڑیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی جو میرا آپ کا تجزیہ تھا، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور وہ تبدیل ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا خمیر چینج ہو رہا ہے یا ڈی این اے چینج ہو رہا ہے. وہ دوسری پارٹیز کو ظاہری بات ہے بیک فٹ پہ لے کر آ رہی ہیں، ڈیفینسو پہ لے کر ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تبدیلی ہے. اور وہ تبدیلی بھٹی صاحب آپ میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ٹو کرتے ہوئے اگر لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویریسم آسپیکٹ فار آر اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان کن بات ہوگی اور یہ خطرناک رجحان ہے، کیونکہ پنجاب بڑے صوبے ہونے کے ناطے جو سب سے زیادہ ہماری آرم فورسز کے اندر کمپٹیشن آتی ہے، تناسب ہے ریکروٹمنٹ کا، وہ بھی وہاں سے آتا ہے. اور روایتی طور پہ ایک ٹریڈیشنلی ایک ووٹر بھی سینٹرل پنجاب، ناردرن پنجاب کے اندر نون لیگ کا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ پریشان کن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے نواز شریف نے گجرانوالہ کو جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ کو چنا یہ اپنے نام لینے کا، جو سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ آئی ایس آئی چیف کا. یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایک بڑا امتحان ہے ہماری سیاست کے لیے اور خود نون لیگ کی سیاست کے لیے بھی. لیٹس سی اینڈ ویٹ. بالکل لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بالخصوص پنجاب کے حوالے سے. اور اس میں بھی جس طرح آپ نے بڑا تفصیل سے آپ نے بھی بھٹی صاحب نے بھی بات کی کہ اس میں جو فالٹ آئے گی یا اس میں جو آپ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں وہ آف کورس حکومت کی کارکردگی ہے. کیونکہ اگر حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی ہو یا اس پازیٹیو ہو تو اس میں پھر لوگ ان کے پیچھے نہیں آئیں گے. اور بالخصوص پنجاب میں جہاں اس طرح کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت کم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اگر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو بات ہو رہی ہے حکومت کی کارکردگی کی اس پر بھی بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جس نہج پہ پالیٹکس اس وقت چلی گئی ہے، واپسی کا رستہ کیا ہے، کیا واپسی ہو سکتی ہے. That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے تھے کہ تلخی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. تو آج مولانا کا ایک اور بیان جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بلیم کیا ہے کہ سامنے جو ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں لیکن پیچھے ریاستی ادارے ہوتے ہیں. وہ ذرا سنوا دیجئے پروڈیوسر، پھر آگے چلتے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے. اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست
सियासत की सतह पर क्यों होती है। अगर कोई भी दूसरा हादसा होता या पीडीएम के जलसों में कोई वाक़या होता है तो फिर हमें तहकीक की जरूरत नहीं होगी, हमें उसमें जुर्म करने वाली शख्सियात का और इदारों का पता चल गया है, यही उनके आंदोलन के लिए जिम्मेदार। भट्टी साहब, तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है और दोनों साइडों से लग रहा है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और दोनों साइडों का ये ख्याल है कि अगर कोई भी स्टेप बैक करेगा तो उसको उसकी शिकस्त जो है, उसकी वीकनेस जो है वो समझा जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी या माजी में हमने देखा कि जब भी लगता था कोलिजन पाथ पे जा रही है हुकूमत और अपोजिशन तो बीच में कोई सालिस आके किरदार अपना जो है वो अदा कर देता था। पिछली दफ़ा आपको याद है आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब ने जो है वो किरदार अदा किया। आपको क्या लग रहा है चीजें किस नहज पे जा रही हैं और क्या इस तरह चल सकती हैं? देखें मारिया, पहले था एक भट्टो का वोट, एक एंटी भट्टो, उसको ज़ियाउल हक की गोद में जाके फीडर पकड़ के नवाज शरीफ ने एंटी भट्टो वोट को कैश किया। 85 का इलेक्शन हो या उससे पहले रेफरेंडम हो, दो जमातों ने दोनों एक दो दफ़ा गिराया, गालियां देते रहे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से नहीं टकराया, उनसे मिलते रहे। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत उनके वाला साहब अल्लाह जन नसीब करे, वो तो उनकी मुखबरियाँ कर देते थे। वो शुरू से किस पार्टी में रहे हैं मौलाना साहब? मौलाना साहब की असल पार्टी तो वही है जिन पे आज तनकीद कर रहे हैं, सिर्फ इस दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आया। रह गई बात पीडीएम की। पीडीएम में इतना वजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे नहीं कर सकते। पीडीएम आपको मैं गारंटी दे रहा हूं ये जलसों तक महदूद रहेगी। नवाज शरीफ का नैरेटिव आगे नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर जमहूरियत ने किया। जमहूरियत है क्या? जुल्फकार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनजीर भट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल के आगे आसिया या जो भी बहन है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, सलमान शहबाज, जुनेद सफदर, मुफ्ती महमूद के बेटे ये महमूद। तो ये मेरी और आपकी जदोजहद कम कर रहे हैं। अब आम इनके पीछे क्यों आएगी? मुझे बताए ना। या तो ये कहें कि जी जो आम अवाम पानी पी रही है हम भी वो पानी पिएंगे। जिन्हों अपने दौर में रहे, असल इमरान का अगर कोई दुश्मन है तो इमरान खुद है। उन्होंने टका के गलत बयानी की स्टेज पे, मैं दो नहीं एक पाकिस्तान लाऊंगा, एक पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा गुड गवर्नर्स होगी, करप्शन अरूज पे कर दी। इन्होंने कहा कि मैं तालीम पूरे मुल्क में यकसा एक करूंगा, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर इस हुकूमत को खतरा है तो इनकी नाअहली का, नालायकी का, इनकी टीम का और इनकी गलत बयानियों का एक तवील झूठ की दास्तान है। अगर मैं गिनूं ना, इमरान खान 3 दफा खुद बदल गए हैं। 96 में मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इमरान खान के साथ जो बंदे थे वो सारे आज रहे ही नहीं। 97 में ये कहते रहे यंग जनरेशन लूंगा मैं, नया लाऊंगा, ये वो आके 17 में बदल लिया, इलेक्टेबल भी रख लिए, किसी से कंप्रोमाइज भी कर लिया, उस तरह सीट पे आए हैं। नवाज शरीफ ने 2-3 दफा आर्मी चीफ और DGIS का नाम लिया। इन्हें इतनी समझ ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर है, हर जलसे में उनका नाम लेते हैं। ओ भाई खुदा का खौफ करो, कंटेनर से उतरो। आप हाफिजाबाद जाकर ये कहते कि मैं आपको एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बना के दे रहा हूँ, इधर अच्छा अस्पताल बना के दे रहा हूँ, आपको सड़कें बना के दे रहा हूँ। वो अपोजिशन को चोर चोर कहने के अलावा करी कुछ नहीं रहे। अगर इमरान खान जब गिरेंगे अपने वजन से गिरेंगे और बहुत बुरा गिरेंगे। अपोजिशन इनके लिए कोई इतना वो मसला नहीं है। लेकिन आपसे यहाँ पे सवाल है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो है ये चीज़ें जिस नहज पे जा रही हैं पीछे किस तरह जाएंगी, तो हमें बड़ी रेकन्सिलिएटरी टोन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की नज़र आ रही है। आपने देखा जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, माशी तौर पे कोविड के माहौल में मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता, एक्सट्रीम पोजीशंस की उन्होंने बात की। इसी तरह की कुछ खबरें जो हैं वो PMLN के हवाले से भी आ रही हैं कि बैकडोर चैनल्स कुछ एक्टिव हुए हुए हैं। शरीफ खानदान के कुछ लोग हैं जो बहुत मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनसे मुलाकातें भी कुछ हुई हैं, कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो जो शेयर करना चाहें। शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली। शहबाज शरीफ अपनी भतीजी से नाराज़ है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। सलमान शहबाज साहब इन टच हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनके तो घर में बयानियाँ एक नहीं है,
اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں تو چھوڑ دینا, 11 جماعتوں کے نام تو مجھے بھی نہیں آتے, شاید آپ کو آتے ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کا ایک ہی موقف ہے کہ جناب اگر ہم نے عمران خان سے بھی لڑ لیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہہ دیا, تو پھر بات کریں گے کس سے, ریلیف لیں گے کس سے؟ کیا نواز شریف قانون کے مطابق ایک مجرم ہو کے, اشتہاری ہو کے ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ سارے ادارے آئین اور قانون میں رہیں, تو پھر نواز شریف آئے نا, آ کے عدالتوں کا سامنا کرے, باعزت بری ہو, جو مرضی کرے. آج جو امین گنڈا پور نے زبان استعمال کی ہے, مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ عمران خان اس قوم کو کیسے لے جا رہا ہے. مریم تھی, اس نے اپنا میڈیا سیل بلایا, وہ تمال چودھری ہے یا تلال چودھری ہے, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آتا, دانیال, ان کو منسٹریاں دے دی بدتمیزی کرنے پہ. عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے میٹنگ کی ہے, کہتا یہ اپوزیشن اور جو پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دے, اس سے سخت لفظ کے میں بڑے ریزنیبل کر رہا ہوں. جب آپ کی جماعتیں یہ نیریٹو لے کے گالی گلوچ کا آئیں گی تو بیچیے بیانوں کی عزتیں کہاں محفوظ رہیں گی؟ تو ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ سیاست میں اپنی پارٹیوں میں پہلے جمہوریت لائیں, اختلاف رائے سننے کی جرت کریں, ہر ایک کو غدار کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کو خود اپنی ناقص کارکردگی نہ آنے سے ان سے کرپشن کم ہوئی, مہنگائی آسمانوں سے چھونے لگ پڑی, بے روزگاری آسمانوں پہ چھونے لگ پڑی, اب اپر میڈل کلاس بھی رونے لگ پڑی ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنی گالی گلوچ کی بجائے کارکردگی کی طرف توجہ دینا چاہیے. ٹھیک, اویس صاحب کی طرف چلتی ہوں. اویس صاحب, آپ بھی کیا یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو بھی بات ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اپنا بیانیہ جو ہے وہ اتنا تقسیم شدہ ہے کہ باہر سے کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. ابھی جس طرح شہباز شریف صاحب کا نام لیا, سلمان شہباز کا کہہ رہے ہیں وہ ان ٹچ ہیں, بیکاز ہی تھنکس کہ جب تک یہ ایک میڈیشن نہیں ہوگی تو دیر از نو وے فارورڈ. پھر کل ہم نے کوئٹہ میں دیکھا جس قسم کی زبان ثناء اللہ زہری صاحب نے استعمال کی, عبد القادر بلوچ صاحب جو وہ باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں بیانیہ نہیں یہ لے کے چل سکتا. اسی طرح شجاع خان زادہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے بھی, وہ بھی اب جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ ہے, ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل آیا. تو کیا ٹوٹ پھوٹ آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں بڑی سطح پر, یا یہ چھوٹی موٹی جو ہے یہ اس طرح چیزیں ہوتی رہیں گی؟ مجھے not an expert on Punjab politics, but جو میں نے دیکھا ہے, ان کو کور بھی کیا ہے, جب یہ ڈیل کر کے مشرف صاحب کے دور میں یہاں سے گئے تھے, میں اس وقت بی بی سی میں تھا, میری خود مریم صاحبہ سے بات ہوئی تھی جب وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے. بھٹی صاحب کو یاد ہوگا, ان کا ایک فوٹوگرافر تھا بلتی جسے ہم کہتے تھے, اس سے میں نے وہ نمبر لیا تھا اور میں نے کہا بھائی آپ سامان باندھ کے کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم مجبوری کے تحت جا رہے ہیں, ہم فلاں, میرا حسین میری انٹرویو ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اور اس وقت پوری ایک قافلے بنی اور اس وقت پورے اعجاز الحق صاحب الگ ہو گئے اور دوسرے لوگ الگ ہو گئے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے, اور نہ میں دیکھ رہا ہوں نیئر فیوچر کے اندر. اختلافات ضرور موجود ہیں اور اختلافات اتنے واضح, ظاہر بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم اور نواز کے جو بیانیہ تھا اس میں انتہا کا فرق تھا. دیکھیں جو مریم صاحبہ نے آپٹکس استعمال کیے ہیں نا, کہ وہ نیب کی پیشی کے لیے جب حمزہ اور شہباز گئے ہوئے تھے تو کہیں اور ان سے گلے ملوائے, انہوں نے ہاتھ پھیرا, وہ اس وجہ سے تھا. اور آج بھی جو زبان استعمال کریں گے, جو میں اس سے اگری نہیں کرتا جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کری ہے کہ جو غدار ہے, جو دباؤ کے اندر ہے, اس کو نہیں چھوڑو اور اس کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دو, سوشل آؤٹ کاسٹ کر دو. تو وہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, مجھے ایسا لگتا ہے ہماری کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں جو ایک خیال ہے پیچھے, جو ماضی میں بھی اس طرح کے تجربات ہوئے, مسلم لیگ پاکستان بنا دو اور نون اور شین مسلم لیگ, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی موو ہے. دوسری جو میری اطلاع ہے, ذاتی طور پہ میری نالج ہے, وہ یہ ہے کہ جو جنرل قادر صاحب ہیں اور جو ثناء اللہ زہری صاحب ہیں, ثناء اللہ زہری صاحب جلوان قبیلے کے سردار ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک جنرل قادر صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی, وہ بھی اس سرداری نظام کے اندر کتنا رچا بسا ہے, وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق ہے جو میری معلومات ہے. اور انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ اسٹیج پہ ثناء اللہ زہری صاحب نہیں آئیں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی. اور
दूसरी बात ये कि एक हफ्ता कबल जो है जनरल कादिर बलोच साहब को बता दिया गया था कि आपको सदारत से हटा रहे हैं। अगर इनको इस बयानिए से एतराज था भी तो गुजरांवाला के बात कर लेते, 25 अक्टूबर को मेरे ख्याल में जो हुआ था तो उस वक्त कर लेते। अभी आपने इंतजार क्यों किया जब तक बलूचिस्तान के अंदर ये सारा मामला हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका गेम जो पॉलिटिक्स है वो ओवर है। और दूसरी जो मेरी जाती इत्तला है वो ये है कि जनरल कादिर बलोच साहब वाज द वन जिन्होंने राहील शरीफ साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे बाकायदा एक अपनी सपोर्ट दी थी कि जी मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूं और वो बहुत अच्छे रहेंगे। और उस वक्त से ये मेरी जाती इत्तला है और कई लोगों से मैं कोरोबरेट कर चुका हूं माजी के अंदर भी। और जनरल कादिर बलोच साहब को बकौल उन्होंने प्राइवेट सर्कल में कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने कभी माफ नहीं किया, क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब की मैंने उन्हें सिफारिश की थी। नवाज शरीफ साहब की और चीफ्स के साथ भी सींग अड़ाए हैं, वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं कादिर बलोच साहब के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इनके जाने से, इनके हटने से जारी बात है कि एक 2-3 रोज का तो फर्क पड़ता है, लेकिन लंबा फर्क नून लीग को नहीं पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि मरियम ने अगेन, मैं उनकी पॉलिटिक्स से काफी हद तक डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मरियम ने वो वैक्यूम फिल कर लिया है जो हम समझते थे कि नवाज शरीफ साहब अगर मौजूद नहीं होंगे तो नून लीग जाएगी। तो मरियम जो है वो कहीं ना कहीं वो उस रोल को पक्का कर रही हैं, वो जबान को वो जो संभाल कर रही हैं, वो मेरा अपना जाती ख्याल है। हाँ, ये जरूर है जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट, कि नवाज शरीफ साहब को वहां से भाषण देने के बजाय इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे यहाँ पर आना चाहिए और अपने आप को अदालतों के सामने पेश करना चाहिए। जिन अदालतों के एहतराम की बात करते हैं तो वहां से भाषण देना बहुत आसान है, और यहाँ पर अदालतों पर आके कानून को एहतराम देना। मैं जरा क्विकली भट्टी साहब से इसी बात पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा ले लूं, अगर इजाजत दें भट्टी साहब। जी अगर मैं आखिरी आपसे बात करूं, जी देखिए जो लचक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है ना कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, और बिलावल ने वो दिखाई है और दूसरी जमातों ने दिखाई है। मौलाना हमेशा एक पॉइंट छोड़ते हैं नेगोशिएशंस का, नवाज शरीफ ने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो डायरेक्ट टकराने का बात की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने बिल्कुल लचक नहीं दिखाई, जो माजी के अंदर हमेशा एक विंडो रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को भी, अगेन इन माय पर्सनल ओपिनियन, इस वक्त जहां पे बंद गली में लग रही है सियासत, जो पे एस्टैब्लिशमेंट की भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं एक विंडो खोलें और निगोशिएटिंग टेबल पर ये बात करें, वरना ये तसादुम की तरफ जाएगा। भट्टी साहब क्विकली इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। वैसे आप तो कह रहे हैं कि मुझे माजी की तरह काफ लीग बनती हुई नजर नहीं आ रही। शेख रशीद साहब जो पेशन गोई कर रहे हैं कि जी शीन लीग उनको बनती हुई नजर आ रही है। आप पंजाब की पॉलिटिक्स देखते हैं जी। मारिया, मैं इसी पे अर्ज कर दे रहा हूं। जी मैं एक तो काफ लीग तब बनी थी अवैस तो सब एहतराम के साथ जब एक डिक्टेटर आ गया था, मुशर्रफ था, वो मार्शाला लग गई थी, उस सूरत में बना था, सारी की सारी मुस्लिम लीग अंदर कर दी गई थी। अब ना डिक्टेटर है, ना कोई फौजी आमर है, अदालतें आज़ाद हैं, इन्हें खदेबिया पेपर मिल में जो ऐसे ने रिलीफ मिला वो तो खुशकिस्मत को मिलता है। अब आप 99 के साथ इसको अटैच हरगिज ना करें, मेरी जो अपनी राय है, मैंने वो 99 की मूवमेंट मुकम्मल पूरी खुद कवर की हुई है, एक एक चीज़। मुझे बताएं, आप कह रही हैं कि ये मरियम बीबी, ओ भाई इसका सियासी कद है क्या? जितनी इसकी उम्र है उतने हकान अब्बासी, ख्वाजा आसम बाजू लपेट के खड़े होते हैं। इनके जलसे में, इन्होंने अपने वालद के जलसे में कोयटा में कोई 30 दफ़ा नाम लिया। सगा चाचा जो जेल में है उसका 1 दफ़ा नाम नहीं लिया। आप कह रही हैं फैमिली ठीक है, नहीं मैं कह रही हूं फैमिली ठीक नहीं, 7 साल से अंदर है, उसका 1 दफ़ा नाम नहीं लिया। नहीं, अभी निकलेगी, अभी थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा। सीन लीग निकल गई है। मुझे बताएं, नवाज शरीफ जब लंदन से आए थे 17 घंटे की फ्लाइट पे, तो 7 घंटे अबू धाबी लेट हुई, तो शहबाज शरीफ मुस्लिम मस्जिद लोहारी से लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच लगे थे। वो शीन और नून नहीं थी तो और क्या थी, खैबर मेल थी। ये क्या करते हैं? और शहबाज शरीफ गुड कॉप पावर पहले भाई को उन्होंने बाहर निकाला। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज भी
शहबाज शरीफ एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो इमरान खान की नाहली है कि ना वो महंगाई काबू कर सके, ना अच्छी गवर्नर दे सके, ना जो उन्होंने वादे किए थे तालीम अच्छी कर सके, ना निजाम अच्छा कर सके। लेकिन फिर अगर वहां पे शहबाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ है तो उनकी केसेस में फिर शिद्दत क्यों आ रही है? वादा माफ गवाह भी आ रहे हैं। अभी 11 तारीख को खानदान के लिए जो है वो खानदान की इंडाइटमेंट का केस जो है वो लगा हुआ है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? अब मैं जान की माल पाके अर्ज करूं कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मेरा प्लेटलेट चले गया, मेरा 200 रह गया, मेरा 2000 रह गया, मेरा 3000 रह गया, मेरा 4000 रह गया। वो फ्रॉड किसने किया? मैंने किया, आपने किया, अवैध साहब ने किया। एग्रीमेंट के तहत पहले 3 गलत नामों से वो टेस्ट करवाए गए, वो रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद इन्होंने शहबाज शरीफ ने गारंटी दी। किसके साथ अग्रीमेंट के साथ गलत टेस्ट कराए गए? भट्टी साहब अब ये भी बताए ना, किसके साथ अग्रीमेंट के साथ गलत नाम से टेस्ट कराए गए? वो शीदे सब्जी वाले के साथ, गामे कुलचे वाले के साथ। अब मेरे साथ तो एस्टेब्लिशमेंट वो मेरे नहीं ना डील होगी, ये जो डील होती है उन्हीं से होगी ना। उसके बाद इन्होंने कमिटमेंट की कि लॉबियस्ट हायर नहीं करेंगे। और हुसैन नवाज ने अमेरिका लॉबियस्ट हायर कर लिए। इस्लामाबाद से करीब एक शहर है पिंडी, अब मुझे नहीं पता रावल पिंडी है या पूरा पिंडी है, उधर से एक साहब उठ के गए, भाई आप इस एग्रीमेंट के तहत गए थे, मरियम ने जनवरी में जाना था। जब वो पूरी चीजें जाके दिखाई गई, भाई ये आपने क्या किया, आपको एग्रीमेंट के तहत दी है, तो मेरी उस पे मामला थोड़े से गड़बड़ हो गए। उसके बाद नवाज शरीफ को सऊदी अरब ने कहा इसे भेजो, जब हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, इमरान नवाज शरीफ साहब ने कहा कश्तियां जला दी, बेटे बाहर है, प्रॉपर्टी बाहर है, उन्होंने कहा फिर मैं जंग ही लड़ूंगा। इन्होंने जंग क्या लड़नी है? पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की थे निचोड़ना की। इन्होंने आज तक जदोजहद की जंग की है कभी? वो सऊदी अरब ने कहा इसराइल को तो नहीं करना, उन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट दी, उन्होंने ये खुल के खेलना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। आज कोई डील हो जाए, कोई बीच में जानवर आदमी आ जाए तो मामला तय हो जाएंगे। इसमें आप फिक्र ना करें, ये अदारों का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमला करना, कयूम के साथ टेलीफोन करना अदारों का एहतराम है। लोगों को जो जर्नैलों को गाड़ियां भेजना अदारों का एहतराम है। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इमरान खान ही डिलीवर कर पा रहे और लोग इनसे मुतनफर हो रहे हैं। बस सारी बात है, बाकी इनके लिए लोग सड़कों पे नहीं निकलते। राइट, इसी पे जो है वो मैं अवैध साहब की तरफ जो है वो लेके चलती हूँ। जो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, अवैध साहब मंतक क्या लग रही है हुकूमत की? आपने पहले भी बात की कि हुकूमत पे जो है वो ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट इन सच सिचुएशंस कि वो जो है वो टेम्परेचर नीचे लेके आए। मंतक यहाँ पे ये लग रही है कि अगर उधर से जलसा हो रहा है तो इधर से भी जलसा हो रहा है, और डिलीवरी पे कोई फोकस नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा। या मतलब कल तो मैं आई वाज शॉक्ड बियॉन्ड बिलीव कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहली दफा है कि आम आदमी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाइड है। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, उनके एडवाइजर्स उनको क्या बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। बहरहाल फोकस उनका कोई नहीं है, इस पे डिलीवरी पे फोकस नहीं नजर आ रहा, काउंटर करने पे फोकस नजर आ रहा है उनका। जी मारिया, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि वो तो एक बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट कर रहा है। जो गवर्नेंस का मसला है, डिलीवरी का मसला है, जो परफॉर्मेंस का मसला है, और जो परसेप्शन का मसला है। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ये जो इस वक्त सारे मसाइल खड़े हैं इन्हीं के पैदा करते हैं। इनहेरिट भी किया है, विरसे भी मिले हैं, और उसके अंदर सारा जो बोझ है वो नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुशर्रफ साहब की हुकूमत, इन सारी हुकूमतों का ही इकोनॉमिक बोझ है ना। कि जो आप देखें कि जब कू हुआ तो उस वक्त $32 बिलियन कर्जा था, बैरूनी कर्जा 99 के अंदर, और जब वो छोड़ के गए मुशर्रफ साहब तो 56-58 बिलियन था, और वो बढ़ते बढ़ते जो है अब आप देख लीजिए कि कहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि इनका मसला नहीं है, लेकिन मसला इनका ये है कि इतनी तवक्कुआत लेकर आए थे और कुछ भी तो नहीं किया। एक टास्क फोर्स के में यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट था इनके विजन मिशन का, वो था मारिया कि परफॉर्म्स करेंगे,
पुलिस रिफॉर्म्स तो हुई नहीं, और धड़ाधड़ आईजी पुलिस के जो है वो तबादले होते गए। नासिर दुरानी साहब ने दूसरे महीने के अंदर ही प्रोटेस्ट में इस्तीफा दे दिया, जो इनका पोस्टर बॉय था पुलिस रिफॉर्म्स का। फिर इसी तरीके जो इनका पोस्टर बॉय था इकोनॉमिक फ्रंट पे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, असद उमर साहब ने। तो एक परसेप्शन बिल्ड हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे आर फेलिंग टू परफॉर्म। अब जस्टिफाइबली और अनजस्टिफाइबली दैट इज बिसाइड द पॉइंट, एंड वी कैन आर्ग्यू ऑल इट लॉन्ग, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स के मसाइल बहुत सारे इकट्ठे हैं, और उन मसाइल को एड्रेस करने के बजाय वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के अंदर हैं और आउटबर्स्ट के अंदर हैं और जवाब दे रहे हैं। वो तो रिवायती जमातें हैं, वो तो तजर्बेकार जमातें हैं, वो तो आपको घसीट घसीट के लेकर आएंगी। बयानात ज्यादा तो नहीं दे सकते ना अगर सियासी बयानात देंगे, लेकिन एक मसला है हमारे कि क्यों नहीं इंगेज कर रहे हैं। वो इनका बुनियादी मसला ये है कि जिस बुनियाद पे ये इख्तिदार में आए वो तो ये था सरदारियन कंपनी लूट खसूट करने वाले हैं, चोर हैं। इसी तरह इमरान खान साहब कहते थे कि जी शरीफ खानदान ने लूट लिया, खसूट लिया, $1 बिलियन लिया। अब अगर इन्हीं के साथ हाथ मिलाएंगे और वो फोटो ऑप होगा तो फिर उसका मतलब है कि इनके वोट बैंक के अंदर इरोजन होगा। तो वो मेरी समझ में आती है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट हियर, बट इमरान खान साहब की भी पॉलिटिक्स कोई मिसाल ही नहीं रही है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि सारे इस नैरेटिव पे आए, तो इसी तरह का नैरेटिव आप देखें MQM के खिलाफ भी था। कराची में मैंडेट इसीलिए उनको मिला, लेकिन फिर जाके हाथ मिला लिया उनसे। इसी तरह परवेज इलाही साहब के पास तो कोई उनकी उस तरह मुझे नहीं लगता कोई बहुत असूल पसंदी। देखिए शरीफ खानदान और जरदारी पे तो मसला ही दूसरा है ना। इख्तिदार का जो हसूल है तो इन दोनों को ही किया था। MQM के साथ जो केस था और अल्ताफ को कातिल और लंदन के अंदर मुकदमा फैसल वाटवा वहां पे गए, वो तो मसला छोटा हो गया ना। इख्तिदार की पॉलिटिक्स के अंदर जब इख्तिदार हासिल करना है तो उसमें पंजाब की लड़ाई है ना। पंजाब की लड़ाई शरीफ खानदान से। I agree with you. All I'm saying is उनकी असूली सियासत नहीं है। अगर हम कहें ना खान साहब की कोई बहुत असूली सियासत है। जी असूली अगर सियासत हो तो ये 16-18 वज़रा मुशीरान जो पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दौर में होते वो इस वक्त हमें नजर नहीं आते दाएं बाएं। लेकिन जो सबसे आखिर में मैं बात करना चाह रहा, देखिए बात यह है कि अगर आपके पास ऐसे इजाजत दे, मैं जरा अवैध साहब से एक सवाल कर लूं। जी भट्टी साहब, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? अच्छा अवैध तो इससे सब मेरी रहनुमाई करे। इन्होंने दोनों को चोर करप्ट कहते रहे, जब मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को। कोई एक अदारा बताए जब से ये है 2.5 साल में जिसमें करप्शन कम हुई हो, जरा मेरी रहनुमाई फरमाए। कोई एक अदारा बता दे जिसमें करप्शन कम हुई हो जब से ये आया 2.5 सालों में। नहीं भट्टी साहब, बात तो आपने ये तीसरी दफा आपने बात की और बात बिल्कुल सही है, तो उसको मैं किस तरह डिनाई करूंगा। आप एक तजर्बे की बुनियाद पे, एक एविडेंस की बुनियाद पे कह रहे हैं। और सबसे पहले ये आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, मैं समझता हूँ साल भर पहले, जब इन्होंने इसकी निशानदेही की थी कि इनके पास इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में करप्शन हो रही है, तो वो साल भर पहले की बात थी। मैं जो भट्टी साहब बात करना चाह रहा हूँ ये कि अब मसले का हल कहाँ पे जाएगा। जाहिर बात है कि मसले का हल तो कहीं पे ढूंढना है ना हमारे यहाँ, कि या तो ये इसी तूतू महमे में लगे रहे हैं, या तो आप अब देखें ना डॉक्टर इशरत हुसैन को बिठाए हुए कौन सी सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स हो गई। आप बात करेंगे तो कहेंगे कि आप तो कमाल है, 2 साल तो हुए, 2.25 साल। हमें तो पता है कि इख्तिदार का क्या होता है, तल तजर्बा। ये तो इतना बहुत छोड़ के गए, हमसे तो अभी सही नहीं हो रहा, अगले 2 साल में करेंगे। भाई आपके कोई कहीं तो हाशिया खींचेंगे ना कि अवाम को कहाँ रिलीफ मिलेगा और कहाँ पे इनकी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए आप रिफॉर्म्स लाएंगे। नैब का भी देख लीजिए, नैब का मामला लगे अभी। मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता कि आईजी के जो इशू है वो कितना संगीन है। अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद फोन नहीं करते आईजी को और खुद बिलावल भुट्टो को, तो ये मामला जो है काफी तशवीशनाक हो जाता। तो ये बात करनी कि वो किसका कौन स्पॉइलर है, कौन चाहता है कि ये इशू बनता रहे और ये मामला टूटते रहे। देखे ना आप, एक पूरी पुलिस फोर्स है, करप्ट होगी, जो भी कोई होगी मारिया,
لیکن میں نے اور بھٹی صاحب نے آپ نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، پشاور کے اندر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، کرپٹ ہوگی، پولیٹیکل انفلوئنس کے انڈر ہوگی، لیکن 58 لوگوں کے ریزگنیشن دینا، اس کے بعد سچویشن آؤٹ آف دا ہینڈ چلی جانا اور اس کو ڈرامہ کہنا اور اس کے بعد کہنا یہ پولیٹیکل موو ہے. I am privy to lots of things which I cannot divulge on TV. تو بات یہ ہے ماریا کہ یہ سینسیٹیو بات ہوتی ہے، سینسیٹیو ایشوز کو. اب دیکھیں آپ I'm sorry, I'll have to interject there. مجھے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے، لیکن یہاں پہ دونوں جو میرے مہمان ہیں ان کا ایک پوائنٹ پہ تو کنسنسس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور ایک پوائنٹ پہ کنسنسس تھا، اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے، اپوزیشن اس وقت عمران خان صاحب کے لیے خطرہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اپنی کارکردگی ان کے لیے خطرہ ہے، اور جو لوگ ان کو میرا خیال ہے غلط انفارمیشن جا کے دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے، مختلف جو چیزیں ہیں جو معیشت سے جو ریلیٹڈ ہیں، جو ان سے جو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے اس سے ان کو آگے نکلنا چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں اور اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ عام آدمی ان کی پالیسیز سے بہت خوش ہے. We'll see you next week. Good night and اللہ حافظ.